अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट इमामुद्दीन जिंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी उस शख्सियत से मिलाया जाए जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और अल्हम्दुलिल्लाह सोशल एक्टिविटी भी हो। तो आज हमारे प्रोग्राम में एक ब्रिलियंट पर्सनालिटी, यंगस्टर पर्सनालिटी आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। द वन एंड ओनली सैयद अमीर इरशाद जिलानी साहब आज हमारे प्रोग्राम में हैं। हम गुफ्तगू करेंगे सर के पर्सनल प्रोफाइल लाइफ पर। सर अस्सलाम वालेकुम। जी, आपको पहले तो मैं वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर, आप बंडल ऑफ थैंक्स। थैंक यू उसके लिए। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हर जो शख्स हो या शख्सियत हो उसकी ज़िंदगी के दो पहलू होते हैं। एक तो उसका पहलू होता है उसका बैकग्राउंड, उसकी फैमिली बैकग्राउंड, उसका ख़ानदान, और दूसरा होता है उसकी लाइफ का स्टाइल, लाइफ बचपन की लाइफ का जो स्टाइल होता है। ये दोनों ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखती है। तो पहले तो हमारे नाज़रीन आपके ख़ानदान का जो बैकग्राउंड है, जो प्रोफाइल है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर एक मशहूर ख़ानदान है आपका, तो काइंडली थोड़ा पहले वो डिफ़ाइन करें। सही, छोटा सा मैं अर्ज़ करूँ कि मेरा ख़ानदान इमाम हसन हुसैन के सुजरे से ताल्लुक़ रखते हैं हम। हमारे पास सुजरा है जिस सुजरे में रसूलुल्लाह की मोहर लगी हुई है, कुल इमामों की मोहर लगी हुई है, उससे लेके आज तक मेरी मोहर लगी हुई है। और उसके बाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी के ख़ानदान ताल्लुक़ रखते हैं हम। उनके थर्ड नंबर बेटे थे अब्दुल रज़ाक जिलानी, हम रज़ाकी जिलानी हैं। अच्छा। और शुरू से लेके आज तक इसी खित्ते में रहे हैं। हमारी दरगाह कुछ 600 से 700 साल पुरानी है। आपको अच्छा। उसका भी करवाएंगे, विज़िट करवाएंगे। और उसके अलावा एक शुरू से गादी रही है इधर। अच्छा, ये जो गादी नशीन है अब का, तो उससे पहले कितने गादी नशीन थे? सर, मैं हमारी दरगाह का 14वां गादी नशीन हूँ। अच्छा, 14वीं पग इधर के सिलसिले इधर के सिलसिले में से जब से इधर बड़े हमारे आए हैं शेख सैयद अव्वल शाह जिलानी जो ठट्ठे में रखे हुए हैं। जी जी, वो हमारे दादा थे। उनके बेटे पे नूर शाह आए इधर, जी जी, जिन्होंने दरगाह आके कायम की। वहाँ से सिलसिला नस्ब हमारा चला है शुरू। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि एक बंदा होता है जो अपनी लाइफ खुद सर्व करता है, अपना लक्ष्य बनाकर, अपना एम बनाकर, अपना गोल बनाकर वो अपनी ज़िंदगी खुद बनाता है। और एक वो होता है जो अपने ख़ानदान की रिवायत के हिसाब से अपनी लाइफ जो है ना सर्व करता है। तो माशाल्लाह आप यंगस्टर भी हैं, खूबसूरत भी हैं। तो आप जो अपनी लाइफ सर्व कर रहे हैं वो अपने ख़याल के माइंड के हिसाब वाली है या अपने ख़ानदान की रवायत के हिसाब से आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं? से उसमें मैं छोटा एक अर्ज़ कर दूँ आपको कि ख़ानदानी एक सिलसिला मिलता है। जी जी, देखिए, हर कोई अपनी फील्ड में बेस्ट होता है। हमारी फील्ड ये रही है, शुरू से बड़ों ने कहा है कि भाई लोगों की खिदमत करें। बाबा ने भी अपनी पूरी ज़िंदगी थरपा करके लोगों को या इस खित्ते के लोगों को दे दी। मुझे भी उन्होंने बचपन से मैं सुनता आया हूँ कि भाई आपको इधर के लोगों के साथ चलना है, इस खित्ते में लेकर लोगों की खिदमत करनी है और लोगों के साथ रहना है। आप लोगों के नुमाइंदे हैं। जी जी, आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, आपको उनके साथ रहना है। अच्छा सर, इस सिस्टम के दौरान देखें आप सोशल एक्टिविटी की तरफ, और माशाल्लाह एमएनएम भी हैं, तो वो भी बड़ा एक आपके ऊपर जो है सिस्टम है। और तीसरा आपके माशाल्लाह ये जो मुरीदीन वाला सिस्टम, ये तीनों चीज़ें मैनेज करने में कभी कभी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब भी हो जाती होगी। तो कभी कभी बंदे के ज़हन में ख्याल आ जाता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो अपनी लाइफ को तो जी नहीं सकता हूँ। तो कभी कभी थोड़ा जब भी आपका काम, आपका शौक होता है तो आपको उस चीज़ में मुश्किलात नहीं होती। सही। मैं कहता सब नौजवान दोस्त हमारे जो भाई हैं उनसे यही गुजारिश है कि आप जिस भी फील्ड में जाएं अपने शौक से जाएं, ताकि वो काम को अपने पैशन से करें। आप उस काम में अपना 100% दें, आप तभी उस चीज़ में कामयाब हो सकते हैं। अच्छा सर, मुरीदीन वाला जो सिस्टम है, एक तो मुरीदीन वाला सिस्टम है, आजकल यही हो रहा है कि एक मुर्शिद मुरीदीन के लिए बहुत अच्छा करना चाहता है, लेकिन वो उसी टाइम वो मुरीदीन नहीं समझते। वो यही समझते हैं कि बस मुर्शिद ने हमारा काम नहीं किया। कभी कभी ऐसा अलमी आ जाता है कि आप किसी के लिए भला कर रहे हैं और वो उसके ऊपर कह रहा है कि ये मेरा अच्छा नहीं हो रहा, तो उस टाइम आपके जहन की कैफियत वो कैसी हो जाती है? क्या वो गुस्सा मुरीदेन पे निकालते हैं या अपने आप पे?
सही देखें, लोगों के साइको के हिसाब से आपको उनको चलाना जी, पड़ता है, जैसे वो चलना चाहते हैं, जी जी जो वो कहना चाहते हैं और जो वो जवाब आपसे तवक्का रखते हैं, आपको वो जवाब उन्हें देना चाहिए। जी। जब लोगों को आप उनके मतलब का जवाब देते हैं तो वो खुद मुतमिन हो जाते हैं। सही। और कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट लोगों के लिए करें, और करते भी हैं, और आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि लोगों के लिए करेंगे। कभी कभी होता है ऐसे, गुस्सा आ जाता है, फिर बेहतर है कि बंदा खामोश हो जाए, क्योंकि देखिए हम जिस नबी के, जिस आका के पैरोकार हैं, उनका हमें हुक्म है कि आप मेरी उम्मत से मुस्कुरा के मिलो, मैं आपसे रोज़ महशर के दिन मुस्कुरा के मिलूँगा। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा सर, क्या एक मुर्शिद को सियासत करने के लिए कितने हद तक इजाज़त है? क्योंकि पहले ही हमारे मज़हब की सारी जो है वो ज़िम्मेदारी एक मुर्शिद पे ही होती है, तो सियासत करने के लिए कितनी हद तक इजाज़त है, ये थोड़ा सिर्फ सही। आपको आपके काम में कोई भी हद है ही नहीं, जो भी काम करें आप दिल से करें, जी जी, अपनी नीयत से करें। बाकी हम मुस्लिम ईमान हैं, हमारा ईमान है अल्लाह पर, हमारे रसूल पर, तो उस चीज़ में हमें कोई वो तो है ही नहीं उस चीज़ की। इस चीज़ को क्लियर कहते हैं कि क्या एक मुर्शिद को सियासत करनी चाहिए? सही, बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि सियासत भी लोगों की खिदमत है और पीर भी लोगों की खिदमत करता है, क्योंकि पीर और सरदार में कोई फ़र्क नहीं है। सरदार एक कबीले का सरदार है, पीर कई कबीलों को नुमाइंदगी करता है। अच्छा सर, शार्ट ब्रेक का इशारा मिल रहा है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से छोड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट इमाम ज़िंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत पे। कोई ऐसा आपका कोई वाक़या? डेथ ऑफ माई ब्रदर। उन माण्हू खे ज़िम्मेदारी ॾिनी वई आहे जंहिं माण्हू जो सिंध जहिड़े नमूने सां आदरभा करे रही आहे, हू अरबाब साहब खे बि मालूम आहे, PTI खे बि मालूम आहे। तो आपको अपना जहन और सब्र बहुत ज़रूरी है। उन रबाब जो हिन वक्त ताईं उहा न्याणी जेका आहे सो कोर्टुनि ऐं अदालतुनि जा पहिरें उघाड़े चकर थी काटे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से छोड़ा था। आज हमारे प्रोग्राम में एक खूबसूरत पर्सनालिटी सैयद अमीर अली शाह जिलानी साहब आज हमारे प्रोग्राम में माने। हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करेंगे। अच्छा सर, सियासत का आप एक खूबसूरत हिस्सा है, एक बेहतरीन सियासतदान हैं, तो काइंडली सिर्फ हमें ये बताएं कि सियासत जो लफ्ज़ बना है वो उसकी एब्रिविएशन क्या है, और सियासत का जो एक मकसद का जो निचोड़ है वो क्या है? से देखिए, हमारे पास लफ्ज़ों की गलत इस्तेमाल की जाती है। सियासत एक बहुत अच्छा काम है जी जी, अगर आप उसको खिदमत और लोगों के लिए बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। कई जगहों पर ऐसा होता है कि उस लफ्ज़ को गलत इस्तेमाल किया जाता है, ज़ाती जंगें लड़ी जाती हैं, ज़ाती एक गुस्सा निकाला जाता है। अगर आप उसी लफ्ज़ को एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा काम है, बहुत अच्छी फील्ड है। अच्छा सर, पहले वाली सियासत आपके हमारे और सबके बड़े वाली, जैसे भुट्टो साहब के दौर वाली सियासत, मोहतरमा के दौर वाली सियासत, और आज की सियासत में आपको किस चीज़ का फ़र्क नज़र आ रहा है, वो थोड़ा बताएं। शायद तब के और अब के माहौल में मुझे तो ज़्यादा इस चीज़ का नहीं है, क्योंकि मेरी इतनी उम्र नहीं है, मेरी 94 की बर्थ है। जी जी, लेकिन जो बड़ों से बातें सुनते हुए आ रहे हैं, आप जैसे अच्छे दोस्तों से, तो उसमें यही है कि जो पहले लोगों में इज़्ज़त और मोहब्बत का रिश्ता होता था,
अब उस चीज़ में कमी आ रही है। ज़बरदस्त। हमारे लोग कहते हैं कि शऊर आ रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, कि वो चीज़ इज़्ज़त और मोहब्बत कमी आ रही है हमारे पास। अच्छा सर, आपने एक लोगों की खिदमत करने के लिए आपने एक चीज़ सिलेक्ट की, जैसे आपने कहा कि अगर खिदमत करनी होती है तो कुछ ना कुछ एक चीज़ बनानी होती है, तो उस सिस्टम को आपने चुना पीपल्स पार्टी। आपने पीपल्स पार्टी के बैनर तले आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को जो खिदमत करनी चाहिए गरीब आवाम लोगों के लिए, क्या वो उसी हद तक काम कर रही है? साईं, मैं कहता हूँ उस हद तक नहीं, उससे बेहतर काम कर रही है। अब मैं उसमें आपको चंद मिसालें दे दूँ, वैसे तो बहुत है। एक तो आप देखिए BISP का कार्ड, जी जी, BISP के थ्रू लोगों को इतना फैसिलिटेट कर रहे हैं। और मेरा खुद का सांगड़ आना जाना होता है, वहाँ मुरीदन हैं, दोस्त है, कहीं रहते हैं उनके पास। तो उस चीज़ में ये है कि जब हम आज से 8-10 साल पहले सांगड़ जाते थे तो 3 घंटे में पहुँचते थे हम खिपरो जाकर। सही। और अब हमारे लिए 1 घंटे का रास्ता हो गया, क्योंकि इतने अच्छे रोड बन गए। सांगड़ जैसे पीछे लगे हुए इलाके में, या मेरा इलाका थरपारकर है, जिसको हमारे कई दोस्त थर देखते नहीं है, सिर्फ को थर को कहते हैं कि बैकवर्ड एरिया है जी जी, और इसमें कुछ नहीं। लेकिन आप आए, एक बार देखें कि पीपल्स पार्टी ने क्या किया है। आप ग्रीन लाइन देखें, पिंक लाइन देखें, अभी कराची और हैदराबाद में हमने रखी है उस चीज़ को पीपल्स पार्टी ने। उसके अलावा कई ऐसे मौके पीपल्स पार्टी ने लोगों को दिए हैं जो और हुकूमतों ने नहीं दिए, और उन्हें उल्टा छीने हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी लोगों के लिए बेहतरी की है। अच्छा सर, पीपल्स पार्टी पे जिक्र हो और आसिफ अली जरदारी साहब का नाम ना लिया जाए, ये तो नहीं हो सकता। आप क्या समझते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी कन्वर्ट टू आसिफ अली जरदारी साहब, तो क्या आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्टी को किस हद तक संभाला है? साईं, वो एक मिसाल देते थे कि चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर। जी जी, अगर उस जंजीर को किसी ने समेटा है या उस जंजीर को किसी ने संभाला है तो वो आसिफ साहब ने संभाला है। अच्छा। पीपल्स पार्टी के एक एक वर्कर को, पीपल्स पार्टी की क़यादत, सबको एक इकट्ठे जोड़ के रखा है आसिफ अली जरदारी साहब ने। अच्छा सर, आवाम की उम्मीदें आपके ऊपर और आपकी उम्मीदों की किरण हमारी पार्टी, बिल्कुल, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो आप क्या समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आवाम की उम्मीदें और आपकी उम्मीदों पर कितनी हद तक पूरा उतर सकता है? क्या वो मोहतरमा वाला खाल पूरा कर सकता है? सही, वो बीबी का चेयरमैन साहब ने खाल पूरा कर दिया है। अच्छा। और चेयरमैन साहब ने बिल्कुल लोगों की जिस तरह उन्होंने उभरे थे उसी तरह आगे आ रहे हैं, और आवाम लोग सब माशाल्लाह बहुत मुतमईन है। जो आप देखें ना, उस चीज़ की एक मिसाल है कि KP में भी पीपल्स पार्टी के इतने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। अगर आप जाएं पंजाब में तो पीपल्स पार्टी के इतने बड़े कन्वेंशन जलसे हो रहे हैं। सिंध तो वैसे पीपल्स पार्टी का घर है, वहाँ की तो बात ही नहीं करें। आप और जगहों पे देखें, अगर चेयरमैन साहब जाते हैं, जापान जाते हैं, तो वहाँ कई सैकड़ों हज़ार की तादाद में लोग एयरपोर्ट पे खड़े वेलकम के लिए उनके लिए, जहाँ भी जाए। अच्छा सर, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने पार्टी को संभाला था, वो वाला दौर, और जब आसिफ अली जरदारी साहब और भुट्टो हमारे बिलाल साहब ने संभाला है, तो आपको इसमें बेस्ट ऑफ बेस्ट पार्टी का दौर कौन सा लग रहा था, मोहतरमा वाला या आसिफ अली जरदारी साहब वाला? मैं दोबारा आपको चीज़ में अर्ज़ कर लूँ कि मेरी उम्र 94 में मेरी बर्थ है, और मुझे इतना बीबी का टाइम याद नहीं है, लेकिन जो बड़ों दोस्तों से सुनी है बातें वही कि बीबी की तो एक अपनी मयार थी, लेकिन बीबी के बाद पीपल्स पार्टी को अगर संभाला है, या उस चीज़ को लोगों में जो बीबी का दुख था बीबी के जाने का, उस चीज़ को चेयरमैन साहब ने दोबारा लोगों के दिलों में वो उम्मीद, वो एक किरण जगाई है। अच्छा सर, एक सवाल इमरान खान न्याजी के ऊपर। आप इमरान खान को सिलेक्टेड वज़ीर आज़म समझते थे या इलेक्टेड, या उसकी शख्सियत को आप क्या समझते हैं? क्योंकि उसकी दावा है कि आने वाली इलेक्शन इंशाल्लाह ताला मैं जीतूंगा, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? साईं, न्याजी साहब खुद भी एक वहम था और वहम पे आया था। अच्छा, बस वहम के अलावा मैं उससे कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा सर, प्रोग्राम का थोड़ा सा टाइम बचा है, 1-2 सवाल है आपके पर्सनल लाइफ के ऊपर। अच्छा सर, आपने ये जो पूरी ज़िंदगी गुजारी है बहुत सारे तजर्बात के साथ,
और बहुत सारे तकलीफ़ों पे बंदा गुजरता है। जब वो शख्सियत बनता है तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। आपको अपनी पूरी लाइफ में दोस्त ज़्यादा मिले कि दुश्मन? साईं, बस मैं छोटा सा मर्ज कर लूँ कि ये आज तक यहाँ तक जो पहुँचे ये सब अच्छे दोस्तों का नतीजा है। कई काबिल दोस्त पीछे खड़े रहे, उन्होंने कहा भाई आगे जाओ, हम पीछे खड़े हैं आपके। दोस्तों का ही सिला है। अच्छा सर, आपकी लाइफ का वो शख्स, क्योंकि कभी कभी इंसान की पूरी लाइफ में एक शख्स पूरी लाइफ के लिए एक यादगार बन जाता है, कोई ऐसा शख्स होते हैं अपनी किसी न किसी की लाइफ में कामयाबी करवाने के लिए। आपकी लाइफ का कोई ऐसा शख्स जो पूरी लाइफ आपको याद रहे? मेरा एक ही शख्स था, मेरे वालिद साहब, जो मेरी मोहब्बत भी थे, वालिद नहीं थे। अच्छा। वो एक शायर है ना कि अगर तो कहता तो मैं तुझे पूजता, बस मुझे इजाज़त नहीं थी तो उनको मैं पूजता। अच्छा सर, लास्ट सवाल जी, जी। आपकी लाइफ का ऐसा कोई दुख जो आप आज तक भूल न पाए हों, या आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा लम्हा, खूबसूरत लम्हा सुख वाला, वो थोड़ा सा बताएं। खूबसूरत लम्हा यही था जब वालिद और वालदा हम या मेरे छोटे भाई बहन हम घूमने जाते थे। जी जी। साथ बचपन था। और गम वाला लम्हा भी यही था कि चंद ही महीनों में मैंने वालदा को गंवाया, फिर चंद महीनों के बाद बाबा को गंवाया। उससे बड़ा कोई दुख में ज़िंदगी हो ही नहीं सकता। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया। अच्छा, अब लास्ट में आपकी तरफ से आपने चाहने वालों को यहाँ से और मुल्क के बाहर से, अपने वॉन्टर्स को, अपने मुरीदीन को आपका एक खूबसूरत मैसेज काइंडली वो डिलीवर करें। साईं, बस मैं सब दोस्तों को, जो भी हमारे दोस्त हैं या इस दरगाह से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सबको यही गुजारिश करूँगा कि अपने पड़ोस का ख्याल रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें और बेहतर से बेहतर करें, अपना पढ़ें, अपने कारोबार में या अपने मुल्क की खिदमत करें। ये मुल्क है तो हम सब हैं, इससे हमारी पहचान है, यही हमारी शान मान है। थैंक यू सर। नाज़रीन, क्या करें, वक्त और हमारा एक कॉम्बिनेशन होता है, हम वक्त से पहले नहीं निकल सकते और वह हमें वक्त के साथ ही चलना है। आज की जो पर्सनालिटी थी, एक खूबसूरत पर्सनालिटी, एक यंगस्टर पर्सनालिटी, एक बेहतरीन इंसान जिसकी सारी गुफ्तगू आपने सुनी, उसके प्रोफाइल पर, करंट इश्यूज़ का एक खूबसूरत शेर के साथ मुझे और आज की खूबसूरत पर्सनालिटी को दीजिएगा इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हल पर भी राज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा, दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।